हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ने केमिस्ट्री जो हमारी 9th की जो सीरीज चल रही है उसमें वाटर चैप्टर आप लोग ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज करो या साइड करो, पहले जाओ वो वीडियो देख के आओ, फिर से यहाँ पे आओ। देखो नुकसान मेरा ही है यार, मैं अपनी वीडियो रोक के तुम्हें भेज रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। किसकी बात करेंगे? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे रखता है, क्योंकि इस चैप्टर को देखने से सारी बेसिक नॉलेज जो हमारा बेस है, वो ये वाला बेस नहीं, नॉलेज वाला बेस, वो क्लियर हो जाता है। क्लियर? आओ बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी इधर उधर देखना बंद कर। अब डाल्टन यूज सिंबल फॉर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो डाल्टन ने ऑक्सीजन का सिंबल यूज किया था वो हमारा था ऐसे, और वो हमारा था ऐसे। भाई हमको सभी को पता है कि जैसे किसी का भी कोई नेम है, अगर उसका फर्स्ट लेटर सिंबल है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अगर सेकंड लेटर भी आ रहा तो सेकंड लेटर एग्जाम मतलब स्मॉल होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ही मेरा क्या है, कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। अब कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, पहला क्या हो गया? कैपिटल, दूसरा क्या हो गया? स्मॉल हो गया। चलो आगे ध्यान देते हैं। सिंबल रिप्रेजेंट ऑफ एन एटम। अब सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो बच्चों, सिंबल हमेशा क्या बताता है? एक एटम की क्या बताता है? आइडेंटिटी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन फॉर अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन फॉर अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है सोडियम क्लोराइड हैज टू रेडिकल, सोडियम इज अ Na+, while chloride is a Cl-। ठीक है, वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इन PCl3 इन PCl5। अच्छा देखो, फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो यानी यहाँ पे फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 3। अब यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फोरस की वैलेंसी रही होगी 5, क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी क्या चल गई? कैंची चल गई। कैसे चल गई? ऐसे चल गई, तो क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। हम लोग आंसर में भी देख लें, 3 और 5। क्लियर? मैंने नीचे आप लोग को आंसर दे दिए ताकि आप लोग को कोई भी डाउट हो, डाउट तो हमेशा ही रहता है यार, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग दोबारा उस आंसर को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहा है वैलेंसी ऑफ आयरन Fe2+। फिर से हमको पता है Fe की वैलेंसी होती है 2+, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कैंची चलेगी तो 1 आएगा 2 आएगा, यानी Fe की वैलेंसी कितनी है? 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहा होगा? Fe की वैलेंसी 3+ रही होगी, Cl की वैलेंसी -1 रही होगी, तो क्या चलेगी? फिर से कैंची चलेगी। कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी, तो Fe हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब एक राज की बात यहाँ पे ध्यान दी तुम लोग ने? नहीं ध्यान दी, क्योंकि तुम लोग अपने उधर लगे हुए, इधर ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। तो यहाँ पे 5 है, तो किसके पास जा रहा? 5 P के पास, यानी फॉस्फोरस के पास। यहाँ पे 3 है तो किसके पास जा रहा है? फॉस्फोरस के पास। यहाँ पे 2 है तो किसके पास जा रहा है? आयरन के पास। यहाँ पे 3 है, किसके पास जा रहा है? आयरन के पास। इसका मतलब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो नंबर है वो पहले वाले का, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, और आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है आयरन 3 कार्बोनेट। पहली बात, आयरन क्या होता है? Fe। ठीक, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2-, मतलब CO3 कार्बोनेट होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है 2-। क्लियर? अच्छा, अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, कह रहा है Fe की वैलेंसी है 3+, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2-, तो क्या चलेगी? कैंची चलेगी, तो 2 इधर आ जाएगा। अब ये 3 किस पे जाएगा? दोनों पे जाएगा, तो CO3 का होल थ्राइस। समझ आया? मतलब जो +3 था वो हमारा कार्बोनेट के साथ मिल गया, तो अब कार्बन पे भी आएगा, ऑक्सीजन पे भी आएगा, तो हमने होल करके 3 लिख दिया, यानी थ्राइस हो गया। आओ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मतलब आंसर देख लेते हैं। Fe2CO3 का होल थ्राइस। अब आगे यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। बहुत इजी है यार, नहीं आता? हम सिखाएंगे ना। सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 1- को हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, NO3 1- को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो हमारे पास क्या था? NaCl प्लस AgNO3। अगर इसकी वैलेंसी 1- तो इसकी वैलेंसी 1+, क्योंकि न्यूट्रलिटी क्या होती है? बराबर होती है। क्लोराइड 1- हमें पता है यार, और सोडियम हमें 1+ पता है। गिव्स आउट क्या हो जाएगा? देखो आप लोग को क्या पसंद है? सामने वाले की चीज, तो सामने वाली चीज पे Na+ की नजर जाएगी,
तो उसकी नजर गई किस पे, NO3 पे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी नजर गई माइनस वाले पे, तो NO3 माइनस हो गया, यानी क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, अब की बार बन गया सोडियम नाइट्रेट। फिर Ag की नजर गई, कह रहा तुमने मेरे वाले का लिया, हम तुम्हारे वाले लेंगे, क्या NO3 और Cl, हाँ वहां नहीं जाते, है ना। तो यहाँ पे Ag का क्या बन जाएगा, यहाँ पे Ag का बन जाएगा AgCl का प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, PPT का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट द इक्वेशन हमने लिख लिया। चेक वेदर इट इज बैलेंस्ड, इफ नॉट बैलेंस्ड, मतलब पूछ रहा है कि बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड। और यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे बैलेंस के लिए यहाँ पे ध्यान दो, एक Ag है इधर, एक Ag बैलेंस्ड, एक सोडियम बैलेंस्ड, एक NO3 और एक Cl, यानी रिएक्शन बैलेंस्ड है। कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपकी रिएक्टेंट और वेट के प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, और स्टेट द लॉ ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कौन से लॉ को फॉलो कर रही। अब एक बात बताते हैं, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, अगर इधर का वेट आ रहा है x और इधर का भी वेट आ रहा है x, यानी दोनों तरफ बराबर है, यानी तुम्हारा वेट और उसका वेट बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड होगी। इसका मतलब ये कौन से लॉ को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। लेकिन तब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं है तो बैलेंस नहीं होगी। अब हम लोग ध्यान देते हैं जल्दी से, यहाँ पे ध्यान दो। देखो सोडियम का मास होता है बच्चों 23, याद कर लो। क्लोरीन का होता है 35.5, याद कर लो। सोडियम का होता है 108, याद कर लो। नाइट्रोजन का होता है 14, याद कर लो। ऑक्सीजन का हो गया 48। अब हमने इधर का पढ़ लिया, इधर का भी उतना ही होगा। देखो दोनों तरफ कितना आ रहा है, 228.5, इधर भी आ रहा है 228.5, यानी दोनों तरफ x = x बराबर हो रहा है। इसका मतलब किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। समझ आ रहा है ना, हाँ आना भी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डज द इंफॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन कौन सा, मतलब हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कौन सी रिएक्शन है, अच्छा बच्चों ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर आपने पहचाना कैसे, क्योंकि यहाँ पे Zn मेटल ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन को हटा दिया, अपना आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। अब रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम किसको यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को कर रहा है, और हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, MgCl2। अब ये क्या बन गया, सॉल्ट। क्या बना, सॉल्ट। ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्ट। और कौन सी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन ऊपर, प्रेसिपिटेट नीचे, समझा। तो दिस शो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। बस इतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। हाँ बस बस इतना ही, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अब पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, ये रहा मोनोएटॉमिक आयंस, ये रहा मोनोएटॉमिक आयंस, ये रहा मोनोएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होंगे, जो एक या दो से ज्यादा मिलके बने। A charged ion consist of two or more covalent bonded atoms is known as polyatomic ions। जैसे हमारा MgSO4, इससे टूटेगा Mg2 प्लस SO4 माइनस, पॉलीएटॉमिक आयंस। CaCO3 ये टूटेगा Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस। समझ आया ना, ये क्या बना, पॉलीएटॉमिक आयन। देखो बच्चों इतना खाली ध्यान रखने वाली बात है कि जो जैसे है हमें खाली उस हिसाब से पढ़ना है, उसके अलावा हमें बिल्कुल भी माइंड यूज नहीं करना है, क्योंकि है ही नहीं तो यूज कहाँ से करेंगे। मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। देखो इसीलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे सबके मॉलिक्यूलर मास लिख के दे दिए हैं, ताकि आप लोग को कोई भी घबराहट नहीं हो। इससे पहले हम लोग ने ऑक्सीजन को ऊपर 16 देखा था, तो क्या याद करना पड़ा, नहीं याद हो जाएगा। नाइट्रोजन 14, कार्बन, बस हमें कुछ कुछ पढ़ने, हाँ बस बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और नहीं पढ़ना है। सोडियम का मास कितना होता है, 23 बच्चों। 23 के साथ कितने हैं, 2 है। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, अगर किसी भी एलिमेंट के साथ नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, और किसी भी एलिमेंट के बाद अल्फाबेट है तो प्लस का साइन। समझे कैसे, सोडियम का होता है 23, 2 है तो इंटू 2 प्लस, सल्फर होता है 32 प्लस, ऑक्सीजन होता है 16 लेकिन है 4 प्लस, और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने 10, तो हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन हाइड्रोजन कितने थे 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 18 के साथ साथ हमारा लग जाएगा यहाँ पे 10। समझ आया, मतलब तो आप लोग इस तरह सबके मास आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ध्यान दो, देखो 14, यहाँ पे
इसके साथ 2 है, इसके साथ 2 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, यहाँ पे हो गया 96। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या है, NH3 NH2 का होल ट्वाइस, यानी नाइट्रोजन के साथ भी 2 है, हाइड्रोजन के साथ भी 2 है, तो ये रहा 2, ये रहा 2, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 12 × 16, यानी कार्बन क्या है, मतलब कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो CO 12 + 16, तो यहाँ पे भी 12 + 16 है, वही चीज है। अब Mg का होता है 24, तो 24 × 3, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 × 2, टोटल हमारे पास कितना हो गया 100 हो गया। सभी को अच्छे समझ आए? तो कोई भी डाउट नहीं आता? नहीं, बहुत इजी है यार। अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट एन एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग देख लेते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? अरे नहीं बच्चों, ये जब हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे ना, तो H2O2 को हम लोग बच्चों बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। खैर वहां तक नहीं जाते, आप लोग का दिमाग जाना भी नहीं चाहिए। हमारे पास जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, जिसमें से 2:16 और 1:8 का रेशियो होता है। ठीक है, सल्फर इज अ मोनोएटॉमिक? नहीं, सल्फर इज अ पॉलीएटॉमिक एलिमेंट, क्योंकि सल्फर हमेशा S8 में प्रेजेंट होता है। जैसे O2 होता है, Cl2 होता है, वैसे ही S8 होता है। ठीक है, CO and CO आर बोथ कोबाल्ट, मतलब रिप्रेजेंट को कोबाल्ट कर रहे हैं? नहीं, कोबाल्ट का जो सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल o होता है, और जो हमारे पास कैपिटल C कैपिटल होता है इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड इस FeO, अरे अभी हम लोग ने देखा था ना आयरन 3 यानी Fe3+ ऑक्साइड O2-, तो फिर क्या चीज चलेगी, कैसे चलेगी? तो Fe2O3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड, उसको थोड़ा नहीं बोलते हैं, वो गलत बता रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Fe2O3। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला देखते हैं। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब है सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब मैंने आप लोग को यहाँ पे 9 दिया, 1:18 दिया। अब मैंने कहा मुझे इसका सिंपल होल नंबर रेशियो बताइए, तो आप लोग ने 9 × 9 किया, 9 × 2 = 18 किया, तो ये था सिंपल होल नंबर रेशियो। तो वैसे इसको भी करना है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, आपको अगर ये नेम नहीं आता इनको भूल जाओ। C6H6 को देखो, इसको सिंपल होल नंबर रेशियो काटोगे तो CH आ जाएगा, 6 से कट गया। इसको सिंपल होल नंबर रेशियो काटोगे तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, 1:2:1 आ गया। सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट्स इट। यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यानी 1:1, यही आएगा, आ गया। अब CH3COH, सर इसमें तो कोई मिल नहीं रहा है, तो क्या करें? तो क्या 2 कार्बन दिख रहे हैं तो क्या C2 लिख सकते हैं? क्या 4 H दिख रहे हैं? क्या C4 लिख सकते हैं? क्या 2 O दिख रहे हैं? क्या O2 लिख सकते हैं? क्या बात है सर, इसका मतलब C2H4O2, सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2:1। समझ आया ना? इसके अलावा कोई भी डाउट है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए यार। तो समझ आए यहाँ तक? अब इसके बाद हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो जाते हैं। इस चैप्टर से हमें बस खाली इतनी ही इंपॉर्टेंट नॉलेज लेनी थी, इसके अलावा आप लोग को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों का काम इतना है कि एक बार वाटर देखो, एक बार ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही देखो, लेकिन आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के सैंपल पेपर और जो आप लोग स्कूल का जो पेपर है ना, एग्जाम पेपर, उससे मैंने मिलकर के बनाया। तो अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करना, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर भी तो पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।